हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ्स से संबंधित हम लोग मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने मनी, रुपी एंड पैसे के टॉपिक्स को समाप्त किया था, पूरी तरह से समाप्त किया था। आज उसी क्रम में अगेन आज मैं एक और टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसका नाम है एरिया रेक्टेंगल स्क्वायर। एरिया रेक्टेंगल स्क्वायर, इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रफल किसका किसका, आयत का और वर्ग का। आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल, इससे संबंधित भी सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सो आज हम लोग जो है आयत के बारे में देखने वाले हैं और साथ में स्क्वायर के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो दोस्तों, आज से ये अगले 3 से 4 वीडियोस तक जो है हम लोग एरिया, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के टॉपिक को देखेंगे, जिससे पूरी तरह से डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल। सबसे पहले बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं दोस्तों कि ये रेक्टेंगल वास्तव में होता क्या है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का मतलब होता है दोस्तों आयत। आयत क्या है? एक चतुर्भुज है। आयत क्या है दोस्तों? एक चतुर्भुज है। मतलब कि चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। एक आयत भी होता है, एक वर्ग भी होता है, समबाहु समलंब चतुर्भुज होता है, बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। बट हमें क्या पढ़ना है? अभी आयत के बारे में समझना है, इसके बारे में पढ़ना है। दोस्तों, आयत क्या होता है? इसकी आकृति अगर देखी जाए, तो कुछ इस तरीके से इसकी आकृति होती है। मतलब इसका रूपरेखा होता है, इसका इस तरीके से जो है चित्र होता है, जिसमें ये आपका क्या होता है दोस्तों? चौड़ाई होता है। अगर ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई होती है दोस्तों। और ये क्या होती है दोस्तों? लंबाई होती है। ये लंबाई होती है। तो आयत में सबसे पहली चीज तो यही आपको समझना है कि आयत में 4 भुजा होती हैं। 1 2 3 4 भुजा, तो 4 कोण। आयत में 4 भुजा होती हैं और 4 कोण होते हैं। आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। जैसे ये वाली भुजा मान लेते हैं ए है, तो ये वाली भी भुजा ए होगी। मतलब अगर इसकी लंबाई x मीटर है, तो इसके सामने वाली की भुजा की लंबाई भी x मीटर होगी। और यहाँ पर मान लेते हैं इसकी लंबाई y है, तो इसकी भी लंबाई y होगी। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत का पॉइंट कहता है, आयत का ये शर्त है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे ये चौड़ाई ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली लंबाई इसके बराबर होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? आयत कहेंगे। और इसके अलावा प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है, मतलब कि 90 अंश का होता है। जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये प्रत्येक कोण जो होते हैं ये 90 अंश के होते हैं, मतलब कि समकोण होता है। तो ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है। और साथ में इसका जो अंतः कोणों का योग होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है। ये भी आप जो है मान के चलिएगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा जानकारी लिया कि क्या है आयत, क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको हम आयत कहते हैं। और आयत में जो है लंबाई चौड़ाई 2 तरह के भुजा होती हैं, 4 कोण होते हैं, 4 भुजा होती हैं। प्रत्येक कोण जो है समकोण माना जाता है, अर्थात 90 अंश का माना जाता है। और आमने सामने की भुजा जो होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया। आयत एक चतुर्भुज माना जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल, अच्छा, इस आयत की आकृति में जो लंबाई होती है, इस लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। ये भी आप लोग मान के चलिएगा। लंबाई को L से, L फॉर लंबाई, और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का
क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये आप जो है ये याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर। उसके बाद आयत, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, 2l प्लस बी। मतलब 2l प्लस बी का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये चौड़ाई b है, ये चौड़ाई भी b होगा, ये लंबाई l है तो ये भी लंबाई l होगा। परिमाप का मतलब होता है उस आकृति के चारों तरफ का माप क्या होता है। तो अब यहाँ पर आयत का परिमाप का मतलब ये हुआ कि दो बार चौड़ाई है, मतलब ये वाला दोनों का योग क्या होगा, लंबाई लंबाई का योग क्या होगा। परिमाप में यही चीज होता है, चारों तरफ के माप का योग ही किसी आकृति का परिमाप कहलाता है, चारों तरफ के योग का माप ही उस आकृति का परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर बी बी यल यल दो बार आया है दोस्तों, तो चारों तरफ का जो परिमाप हो जाएगा इनका योग ही हो जाएगा 2l प्लस 2b हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2l प्लस 2b। अब यहाँ पर 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b बचेगा, इसलिए आयत का जो परिमाप होता है 2l प्लस b होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स जो है आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित जो है आपका सवाल में जो है मतलब सवालें पूछे जाते हैं, सवाल में इनका प्रयोग होता है, इनकी मदद लेनी पड़ती है। इसलिए ये बेसिक जानकारी को आप लोग जो है नोट कर लीजिए, तो हम लोग सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग जो है आज का पहला सवाल लेते हैं और पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे और रेक्टेंगल से संबंधित ही सवाल को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे और स्क्वायर से संबंधित सवाल को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आयत के बारे में देखने वाले हैं, आयत से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 135 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है। इस मैदान के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका सवाल है। दोस्तों इस टॉपिक से एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए ये टॉपिक जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। एक से बढ़कर एक तरह के सवाल को देखने को मिलेगा, तो इसलिए जो है आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस टॉपिक के अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाया है। इसमें कहा जा रहा है कि जो मैदान है, मैदान के बाहर एक चौड़ा सा रास्ता है और उस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर है और बीच में एक आयताकार मैदान है। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है ये आयताकार मैदान है और आयताकार मैदान के बाहर जो है ये जो है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब चौड़ा होने का मतलब ये है कि यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है, यहाँ तक पूरा ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, इसकी चौड़ाई कितना है दोस्तों, 2.5 मीटर है। इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है, इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है और ये जो है एक बड़ा सा आयत बन जा रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो है एक बड़ा सा आयत बन जा रहा है। एक छोटा सा मैदान का आयत है और एक बड़ा सा पूरे को मिला करके एक बड़ा सा आयत बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों क्या है, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर का रास्ता है। ये तो बात समझ में आ गई।
अब जरा आप बताइए, यहाँ पर ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है। अब इस मैदान में जो लंबाई है वो कितना है, मैदान की लंबाई कितना है दोस्तों, मैदान की लंबाई कितना है 135, सॉरी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना है 135 मीटर और चौड़ाई कितना है दोस्तों, चौड़ाई कितना है 125 मीटर। तो आप एक चीज़ बताइए, इसमें एक मैदान वाला आयत बन रहा है और एक जो है यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये पूरा, अगर इसको हम जोड़ दे रहे हैं तो एक बड़ा सा आयत भी मिल रहा है। तो मतलब मैदान वाले को हम छोटा आयत कह सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐड करने के बाद इसको हम बड़ा आयत कह सकते हैं, इसको हम बड़ा आयत कह सकते हैं। अगर इस मैदान वाले को हटा दें तो एक बड़ा सा आयत निकल रहा है इसमें, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या है, चौड़ाई में 125 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 135 मीटर है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, टोटल दूरी जो है 2.5 मीटर इधर हो जाएगा, 2.5 मीटर इधर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो यहाँ तक तो जो चौड़ाई है वो 125 मीटर हो रहा है और यहाँ पर 2.5 5, अगर हम 5 को और ऐड कर लें तो चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 130 मीटर। और सेम एज इट इज इसमें लंबाई की भी बात होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है दोस्तों 135 मीटर है और यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे ऐड कर लें, इसको हम यहाँ से ऐसे पूरा ऐड कर लें तो 2.5 मीटर इसको भी हम ऐड कर लेंगे तो 2.5 5 मतलब कि 140 मीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। बड़े वाले आयत का जो लंबाई है वो 140 मीटर हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो कितना हो जाएगी दोस्तों 130 मीटर। मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा आप सभी को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, जो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना 125 मीटर है, सॉरी चौड़ाई, और इसमें हम 2.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा और ऐड कर लेंगे तो 2.5 मीटर इसमें और ऐड हो जाएगा। 2.5 5 मतलब एक साइड में 5 एक साइड में 5, तो मतलब क्या हो जाएगा 5 मीटर और बढ़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। सेम ऐसे जो है लंबाई में भी हो जाएगा, 135 है तो 5 मीटर और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो 144 मीटर, सॉरी 140 मीटर हो जाएगा। तो मैदान की लंबाई 135 मीटर, चौड़ाई 125 मीटर। तब मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 135 गुणे, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है तो लंबाई क्या है 135 गुणे 125। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 135 और 125 जब गुणा होगा तो 5 5 25, 16,875 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस मैदान का क्षेत्रफल। अब जो है रास्ता सहित मैदान की चौड़ाई, मैदान की लंबाई कितना हो जाएगी दोस्तों 140 मीटर व चौड़ाई कितना हो जाएगी दोस्तों 130 मीटर। रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 140 गुणे 130। अब 140 गुणे 130 डबल जीरो हो जाएगा, 14 त्रिक्का 42, 14 त्रिक्का 42, 14 एकम 14, 14 4 18, 14 4 18, 18,200 मीटर स्क्वायर। ये जो है रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा।
जरा आप बताइए इस रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल, इसमें रास्ता का और मैदान का दोनों का क्षेत्रफल ऐड है और इस मैदान का क्षेत्रफल अकेले कितना है 16,875। तो कुल मिलाकर के एक फॉर्मूला होता है, अगर इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिले तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे इस मैदान को हटा दें तो एक बड़ा सा आयत मिल रहा है, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल, ये होता है। मतलब रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बड़ा आयत कौन सा हो जाएगा, जिसमें रास्ता सहित क्षेत्रफल दिखा है, और जिसमें मैदान का क्षेत्रफल है वो छोटे आयत का क्षेत्रफल है। तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 18,200 माइनस 16,875। अब इसको हम जब घटाएंगे तो डबल जीरो, जीरो का 5 से घटेगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 10 एक ऐड होगा तो 10 में से 7 जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पर 1 बचा, 1 उधार लिया, 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 6 जाएगा तो 13, 1 से 1 कट जाएगा, 1325 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, और यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। इस कमरे के अंदर चारों ओर 0.5 मीटर चौड़े भाग पर पेंट कराना है, जिस पर कुल कितने रुपए खर्च करें, जबकि पेंट कराने का खर्च 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। ये आपका सवाल है। अब दोस्तों इसके पहले आपने देखा एक वर्ड आया था बाहर। जब भी कभी आपके सवाल में बाहर आए, एक मतलब कि अंदर की तरफ एक मैदान है, घर है, कमरा है, और बाहर की तरफ एक चौड़ा सा रास्ता है, तब उसमें करना क्या होता है, जो भी अंदर की तरफ कमरा होगा, मैदान होगा, उसकी चौड़ाई और लंबाई में बाहर वाला जो रास्ता होगा या दीवार होगा, कुछ भी होगा, उसकी जो चौड़ाई होगी उस चौड़ाई को उसमें जोड़ देना होगा। तब जब जोड़ देंगे ना तो वो बड़ा सा आयत बन जाएगा। मतलब रास्ते का और मैदान का दोनों मिला करके एक बड़े से आयत की लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएगी। ये बाहर वाले में शर्त लागू होता है, जोड़ना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अंदर शब्द आ जाए, अंदर शब्द मतलब अंदर, जैसे इस वाले सवाल में अंदर आया है, अगर अंदर आ जाए, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना इतना है, उसके अंदर मतलब ये अंदर ये दीवार है, अंदर ये क्या है, एक दीवार है, और ऊपर बाहर क्या है, एक बड़ा सा कमरा है। ये पूरा क्या है दोस्तों, ये आयताकार कमरा है, और इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा दीवार है, चारों तरफ है। अब ये अंदर की तरफ है, तो अब जरा बताइए, एक छोटा सा आयत ये है और बड़ा सा आयत ये है। अब बड़े से आयत की जो चौड़ाई और लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई क्या है दोस्तों 12 मीटर है, और लंबाई कितना है 15 मीटर है, 15 मीटर है। अब ये 12 मीटर है चौड़ाई, ये 15 मीटर है लंबाई, ये बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ इतना दोस्तों ये वाला जो है, इतने की जो चौड़ाई है, इतने की जो चौड़ाई है वो कितना है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, इधर भी 0.5 मीटर, इधर भी 0.5 मीटर। तो अब जरा आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 12 मीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई वो 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई वो 0.5 मीटर। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी प्रोसेस वही होगा। यहाँ से अगर इतना हम काट दें तो इसमें जो बचेगा वो शेष क्या होगा, 0.5 मीटर लंबा हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो कुल मिलाकर के इधर का 0.5 मीटर, इधर का 0.5 मीटर, टोटल 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो रहा है।
और सेम यहाँ पर भी 1 मीटर अलग से हो रहा है। तो मतलब पूरे का तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे कि कमरे की लंबाई बराबर 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 12 मीटर है, 12 मीटर है। अब क्षेत्रफल कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है, तो 15 गुणे 12 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 12 एकम 12 छः 18, 180 मीटर स्क्वायर ये कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस पूरे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। बड़े वाले आयत को हम क्या कह रहे हैं, कमरा है। कमरे का क्षेत्रफल अथवा बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब छोटा वाला जो आयत है यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें हम क्या करेंगे, इतना ऊपर का घट जाएगा, इतना इधर का घट जाएगा, इतना इधर का घट जाएगा, इतना इधर का घट जाएगा। तो मतलब 1-1 मीटर जो है लंबाई और चौड़ाई में ये घट जाएगा। तब यहाँ पर दीवार, अब चूंकि यहाँ पर जो पेंट लगाया जा रहा है दोस्तों 0.5 मीटर चौड़े भाग पर क्या लगाना है, पेंट लगाना है। तो जब हम इस चौड़े भाग पर पेंट लगाने वाले हिस्से की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्या हो जाएगी दोस्तों। अब जब हम यहाँ पर 0.5 मीटर 1 मीटर को घटाएंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, 14 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी, 12, मतलब 12 माइनस 1 जाएगा तो 11 मीटर ये हो जाएगी। तब तथा क्षेत्रफल बराबर 14 गुणे 11, 14 एकम 14, 14 की 4 कैरी 1, 14 एकम 14, 14 एक 15, 154 मीटर स्क्वायर ये पेंट वाले हिस्से का क्षेत्रफल हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। मतलब कि पेंट वाला 0.5 मीटर चौड़े भाग पर पेंट करना है। यहाँ पर पेंट वाला हिस्सा का मतलब ये है कि इतने को छोड़ दें तब ये इतना हो जाएगा। अब उसके बाद जो बचा हुआ है इसमें कहा जा रहा है कि जबकि पेंट कराने का खर्च 12 मीटर पर स्क्वायर है, जिस पर कुल कितने रुपए खर्च करें, कितने रुपए खर्च करना ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो पेंट वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सही पेंट वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पेंट वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब ये जो पेंट लगाने वाला हिस्सा है ये टोटल है, लेकिन पेंट जितने पे लगाया जा रहा है वो क्या है, 0.5 मीटर है। ये पेंट लगाने वाला टोटल हिस्सा है, लेकिन इतने पे लगाया नहीं जा रहा है। टोटल लगाया कितने पे जा रहा है, 0.5 मीटर पर लगाया जा रहा है। अब उस वाले हिस्से को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। पेंट लगने यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे हैं दोस्तों, पेंट लगने वाले हिस्से का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब आप जानते हैं इसके पहले अभी मैंने बताया था कि बड़ा वाला जो क्षेत्रफल होता है वो छोटा वाला जो क्षेत्रफल होता है वो उसको हम माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो फिर एक जो पूछा जा रहा है वो आपका निकल के आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल क्या है, 180 मीटर स्क्वायर है, माइनस छोटा वाला क्या है, 154 मीटर स्क्वायर है। जब इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में से 8 नहीं 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, ये 26 मीटर स्क्वायर। इतने का ये इतने हिस्से में जो पेंट लगना है, इतने हिस्से में क्या लगना है दोस्तों, पेंट लगना है। अब तो कुल खर्च क्या होगा, अब कुल खर्च क्या होगा, कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर स्क्वायर, एक मतलब 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, तो 26 मीटर पर कितना लगेगा, 12 छंग 72, 12 दूनी 24 और 7 31 मतलब 312
312 रुपया खर्च होगा ये टोटल पेंट लगाने वाले हिस्से पर, इतना रुपया खर्च होगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। इस कागज से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अधिकतम कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? ये सवाल है आपका, बड़ा प्यारा सा सवाल है। तो इसमें मैं एक सवाल आपको, एक सूत्र में बताना चाहूँगा आप सभी को। जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि इस कागज से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अधिकतम कितने वृत्त काटे जा सकते हैं, मतलब वृत्तों की संख्या जब पूछे कागज के माध्यम से, तब आप क्या इसमें लगाएंगे सूत्र? तो जब भी आपको इस प्रकार का डेटा दिया जाए, कोई आयत हो, आयत की चौड़ाई लंबाई दी गई हो, त्रिज्या दी गई हो, तो आप क्या करेंगे इसमें? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वृत्तों की संख्या बराबर, वृत्तों की संख्या बराबर, वृत्तों की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे व्यास का स्क्वायर, व्यास का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है आपका। अगर वृत्तों की संख्या आपसे पूछे तो आप यही फार्मूला लगाएंगे कि आयत का क्षेत्रफल बटे व्यास का स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई और चौड़ाई है कागज की लंबाई कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है दोस्तों, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तब कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, कागज मतलब आयत, कागज मतलब आयत, आयताकार कागज जो है उसका क्षेत्रफल, तब कागज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 6 × 4 = 24। अब आप जानते हैं यहां पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर कितना है दोस्तों, त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर d मतलब व्यास, व्यास बराबर क्या हो जाता है, जैसे त्रिज्या जो होता है, जो त्रिज्या होता है दोस्तों, त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, व्यास का आधा, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा। मतलब व्यास का आधा का मतलब ये हुआ कि अगर व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और अगर त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आयत का वृत्तों की संख्या बराबर, वृत्तों की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे व्यास का स्क्वायर, व्यास का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 24 है, यहाँ पर 24 रख दीजिए, बटे व्यास का स्क्वायर, व्यास कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 2 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 24 बटे 2 दूनी की 4, 4 छंग 24, मतलब कि वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 छंग 24, 6। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आशा करता हूं आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है, इस कागज से अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वृत्त काटा गया, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों जितने भी सवाल रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया से होगा, हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी सीखने को जरूर मिलेगी। तो इसमें क्या जानकारी मिलने वाली है, देखते हैं। एक आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो आयत की चौड़ाई होती है, आयत की चौड़ाई वृत्त के व्यास के बराबर होता है, वृत्त के व्यास के बराबर होता है। ये चीज आप याद रख लीजिएगा। आयत की जो चौड़ाई होती है, आयत की चौड़ाई वृत्त के व्यास के
बराबर होता है। अर्थात ये जो b है, b मतलब चौड़ाई, ये जो है d के बराबर होता है। d मतलब वृत्त का व्यास, b बराबर d के होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब आयताकार कागज जिसकी लंबाई व चौड़ाई कितना है, 40 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है। आयताकार कागज की चौड़ाई क्या है? आयताकार कागज की चौड़ाई बराबर 14 सेंटीमीटर। अब जब आयताकार कागज की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तब यही क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। तब वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर होगा। 14 सेंटीमीटर होगा। अब जब 14 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं यहाँ पर व्यास का आधा वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या होती है। व्यास का आधा वृत्त की त्रिज्या होती है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। व्यास का आधा वृत्त की त्रिज्या होती है। तब वृत्त की त्रिज्या बराबर 14/2, 2 7 14, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं यहां पर क्या पूछा जा रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तब पाई गुणे आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 7 है। पाई गुणे 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7। अब यहाँ पर चूंकि पाई इज इक्वल टू 22/7, मतलब पाई का मान कितना होता है? 22/7। तब यहाँ पर पाई के स्थान पर हम 22/7 रख सकते हैं, गुणे 7 गुणे 7। 7 से 7 एक बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा जो भी इसमें पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल भी समझ में आया होगा। किसी आयत की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि होने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होता है दोस्तों, 100% से अधिक नहीं होता है। तो 100% में भी इसमें पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 100 से जितना अधिक होगा जान लीजिए उतना ही उस एरिया में, उस क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर किसी आयत की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि, मतलब कि अगर लंबाई जो है 100 होगा तो अब वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और अगर चौड़ाई 100 होगा तो 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 120 हो जाएगा। यही चीज यहां पर कहने का मतलब है। तब आयत की लंबाई व चौड़ाई में 30% व 20% की वृद्धि होने पर आयत की लंबाई 130। अब यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया गया दोस्तों, तो हम अपने मन से मान लेते हैं मीटर है। 130 मीटर व 120 मीटर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर 130 गुणे 120। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर देंगे? परसेंट में करेंगे इसको, क्योंकि हमें परसेंट में पूछा जा रहा है तो हम परसेंट में इसको कर देंगे। जब हम इसको हल करेंगे 13
और 12 का जब गुणा होगा तो 13 दूनी 26, 13 एक कम 13, 13 और एक 14 और एक 15, 156, डबल जीरो आएगा, 1% का स्थान जो है 100 में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, टोटल 156 आया। अब आप बताइए 156 100 से कितना अधिक है? तो आप देखेंगे, कहेंगे कि 56 अधिक है। तो 56 अधिक होने का मतलब क्या हुआ? 56 अधिक होने का मतलब 56%। 56 अधिक होने का मतलब 56% की वृद्धि हुई है, कि वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 56% हमने सीधा सीधा रख दिया है। सीधा सीधा इसलिए रख दिया है क्योंकि जब आप 130 गुणे 120 करेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों 130% में आ रहा है, यहाँ पर 130% में आ रहा है। तो परसेंट का मतलब क्या हुआ? बटे में 100, बटे में 100 कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब इन दोनों का गुणा हुआ, तो 156 और डबल जीरो आया और बटे में 100 गुणे 100 आया, 1 0 1 0 1 0 ये कट जाएगा तो 156 बटे 100 हुआ। 156 बटे 100 का मतलब 156%। 156% 100 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 56%। 56%। इसलिए यहाँ पर मैंने इस परसेंटेज का सिंबल लगाया था। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है जो यहाँ पर इसको लगाया गया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे सवाल इस टॉपिक के समझ में आए होंगे। तो ये सेशन अब चलता रहेगा। अगले 3 से 4 वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आने वाले हैं। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।